हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत पास में हैं आपके। अगले महीने नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम है, तो आप प्लीज़ अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो अपने पास में सर्कल है। उम्मीद है आपने जो पहले स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके शुरू में जो 4 पिक्चर आई थी उनके स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं व्रत। क्या शुरू करेंगे? व्रत के बारे में पढ़ेंगे कि व्रत क्या होता है। इंग्लिश में इसको सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब ये सर्कल क्या होता है? सबसे पहले जो है वो कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशन और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि ये सबसे पहले पिक्चर पढ़ना बहुत क्लियर ज़रूरी है ना। किसी भी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पहले उसके बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे। अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक व्रत होता क्या है, ठीक है, तो बताओ एक व्रत की जो है वो आप क्या परिभाषा देना उचित समझेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और सोचो कि एक व्रत जो है उसके लिए मैं क्या डेफिनेशन दे सकता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको जो है वो एक, मान लीजिए, एक बिंदु की परिभाषा देनी है। मान लो एक रेखा की परिभाषा देनी है। जैसे हमने जो पहले पढ़ा है ना, एक किरण पढ़ा है, किरण के बारे में पढ़ा है, एक रेखा के बारे में पढ़ा है ना, एक रेखाखंड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये सब की परिभाषा। जैसे किरण की परिभाषा है एक ऐसी लंबाई जो जिसका इनिशियल पॉइंट तो होता है पर जिसका कोई फाइनल पॉइंट नहीं होता, यानी एक बिंदु से शुरू होकर अनंत को जाने वाली लंबाई जो है उसको किरण बोलते हैं। एक ऐसी लंबाई जो दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ती है उसको रेखा बोलते हैं। और इसी रेखा का जो है एक भाग, यानी एक ऐसी लंबाई जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और जिसका कोई एंडिंग पॉइंट भी होता है, उसको बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, तो जैसे एक रेखा की आपने परिभाषा दी, ऐसी जो है मान लो एक त्रिभुज की परिभाषा होती है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। ओके, ऐसे मुझे बताओ आप चतुर्भुज की परिभाषा देते हो, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसे आयत की, ऐसे जो है सर्कल की क्या परिभाषा हो सकती है, सोचने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, अगर आप नहीं सोच पाए तो देखो, सर्कल की परिभाषा मैं कुछ इस तरह से दे सकता हूँ। एक फिक्स पॉइंट है मान लो अपने पास में ना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ, ठीक है ना। इस पॉइंट से मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस मान लो आप। जैसे मैं बोलूँ कि 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है। ऐसे ही मुझे बताओ कितने बिंदु होंगे जो इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होंगे। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। ये बिंदु जो है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ऐसे जो है वो बहुत सारे बिंदु होंगे क्या, जो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होंगे। ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं बताओ? अनंत बिंदु होंगे। ऐसे ऐसे अनंत बिंदु होंगे जो इससे कितने सेंटीमीटर की दूरी पे होंगे, 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, इधर सारे बिंदु जो है कितने कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना। अब यहीं से जो है इस वृत्त की परिभाषा का जन्म होता है, सर्कल। तो वृत्त की परिभाषा हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि एक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ, ये सारे बिंदु हैं, इन सबको मिला देंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, एक बिंदु पथ बन जाएगा। यानी बिंदुओं का एक रास्ता ही तो है ये, है ना। एक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ, ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जो एक निश्चित बिंदु से, ये ओ जो है वो निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी कितनी थी, सारे जो 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना। हाँ, तो यही जो है वृत्त की परिभाषा होती है ना। ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं ना। तो क्या होता है बताओ, ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ, ऐसे किन बिंदुओं का बिंदु पथ, ऐसे बिंदुओं का क्या होता है वृत्त, एक बिंदु पथ होता है। वृत्त क्या होता है, एक बिंदु पथ। अब कैसे बिंदु, ये बिंदु कैसे होने चाहिए, हाँ ये बिंदु क्या होने चाहिए, एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर होनी चाहिए, निश्चित दूरी पर स्थित हो, दूरी पर हो। तो बताओ व्रत क्या होता है, व्रत बिंदु होता है, बिंदु पथ होता है। बिंदु पथ होता है इसका मतलब कुछ बिंदु होंगे, उनका पथ है, ठीक है ना, उनके लिए उनका रास्ता है। तो कैसे बिंदुओं का बिंदु पथ, ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। अब आपको जो है वो यहाँ पे जो जो चीज़ें आई ना वो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ वो निश्चित बिंदु है तो इसको नाम दे दिया, इसको नाम दिया हमने केंद्र। क्या नाम दिया इसको, केंद्र। अब वो जो निश्चित दूरी है जिसपे ये सारे बिंदु स्थित हैं उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और वो बिंदु पथ, जो ये बिंदु का बिंदु पथ है ना, इसकी लंबाई जो होती है, इस बिंदु पथ की लंबाई को हम बोलते हैं इसकी परिधि। क्या बोलते हैं, इसकी परिधि बोलते हैं। आप गए समझ में, ठीक है। तो ये अपने पास में वृत्त की परिभाषा होती है। अगर आपको कोई इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट है तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, द पाथ ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स का पाथ विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस में है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। और यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट ओ है, और वो इक्वल डिस्टेंस क्या है जिसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा, उन पॉइंट्स का पाथ हो जाएगा। ओके, सो पाथ ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ओके, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, दैट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ओके, एंड द लेंथ ऑफ दैट पाथ इज कॉल्ड ए सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो सबसे पहले अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे ना, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ है अपने पास में पाई। हम यहाँ से डेफिनेशन जो है वो पाई जो है वो कैसे जो है अपने लाइक दुनिया में कैसे आया पाई, है ना, इसकी कहानी है। इसकी कहानी ये है, जब भी मान लो पहले जो बहुत मैथमेटिशियंस थे उन्होंने अलग अलग सर्किल बनाए, जैसे छोटा सर्किल भी बनाया उन्होंने, बहुत बड़ा सर्किल भी बनाया, ऐसे करते करते बहुत बड़े बड़े सर्किल भी बनाया ना। उन्होंने क्या किया, इसकी सर्कमफेरेंस नापी। सर्कमफेरेंस कैसे नापेंगे, मान लो ये सर्कल बना दिया, यहाँ पे आप जो है कोई भी एक
मान लो रस्सी या धागा रखो और इसके चारों ओर लपेट के और इस धागे को यहाँ तक लेके आ जाओ, फिर इसको सीधा कर लो और उसकी डिस्टेंस नाप लो, तो वो क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी बताओ, परिधि हो जाएगी, है ना। और मैं क्या करूँगा, इसका इसका नापेंगे व्यास, है ना। व्यास कैसे नापेंगे, जैसे आप जो है वो यहाँ पे एक कील ठोक दो, ठीक है ना, इस बिंदु पे कील ठोक दी और यहाँ पे एक रस्सी बांध दो। अब रस्सी को क्या करो, आप इस परिधि पे घुमाओ, ठीक है ना, परिधि पे घुमा। जैसे ही आप रस्सी को जैसे मान लो अपने हाथ से पकड़ के इस परिधि पे घुमाना शुरू करेंगे, सबसे ज़्यादा लंबी जहाँ रस्सी हो जाएगी ना, वही क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो परिधि और व्यास जो है इसका अनुपात निकाला। जैसे छोटे त्रिभुज, छोटे सर्कल के लिए निकाला, फिर बड़े सर्कल के लिए निकाला, फिर बड़े, चाहे कैसा भी सर्कल हो ना, जब ये परिधि और व्यास का अनुपात जब निकाला गया ना, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 22.22/7 या फिर जो है ये 3.14 के करीब आया। जब भी उन्होंने देखा है ना, तो यहाँ से उनको एक चीज़ पता चली कि हमें चाहे वृत्त कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो हमेशा हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और वहीं से जो है वो अपना जन्म होता है किसका, पाई का। ठीक है, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, आप अगर जैसे यहाँ पे 3.14 होती है तो 14 और ये 3 का मतलब मार्च है ना, तो 14 मार्च जो है इसको पाई डे मनाया जाता है। ये एक एक्स्ट्रा आपके लिए जानकारी है, अगर आप याद रखना चाहो तो 14 मार्च को जो है पाई डे मनाया जाता है। ओके, अब यहाँ से जो है वो किसका जन्म हुआ, पाई का जन्म हुआ। ठीक है, तो परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, पाई के बराबर होता है। तो कभी आपसे पूछ ले कोई, बताओ पाई क्या होता है, तो पाई क्या होता है, एक अनुपात होता है किस किस का, परिधि और व्यास का अनुपात होता है। तो ये सब चीज़ें थी, ये थोड़ी सी बेसिक थी। इसका जो है वो इसका क्या हिस्ट्री है, वृत्त की क्या हिस्ट्री है। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे जो है कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और जैसे नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपसे पूछूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक ये वृत्त है अपने पास में, इसकी त्रिज्या r है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूँगा ना, तो इसका अगला जो अपने पास में चैप्टर है वो इसके क्षेत्रफल से रिलेटेड ही है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होता है πr² होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी परिधि निकालना चाहूँ, परिधि का मतलब चारों ओर का माप, एक बिंदु आप इसकी इस सर्कल पे एक जगह खड़े हो, घूम के वापस उसी बिंदु पे आ जाओगे, तो आपने कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल की, वही होती है उसकी परिधि, और वो कितनी होती है, 2πr होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बाद में जो है कुछ टर्म्स जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने पास में जीवा क्या होती है। जीवा से पहले हम जो है वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि छेदक रेखा क्या होती है। ओके, छेदक रेखा, जैसे मान लो ये कोई अपने पास में वृत्त है। ठीक है, ये कोई वृत्त है। अब इस वृत्त को एक ऐसी रेखा जो इसको छेद के जाए, तो वो छेदक रेखा हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसको बताओ छेद के जाएगी, यानी ये इसको काट के जाएगी, तो वृत्त को कितने बिंदुओं पे स्पर्श करेगी। आप बोलोगे सर अगर ये छेदक रेखा है तो ये वृत्त को 2 बिंदुओं पे काटेगी, इस बिंदु और इस बिंदु। मान लो कोई भी छेदक रेखा हो, जैसे ये छेदक रेखा, ये 2 बिंदु है ना, तो वो जो भी 2 बिंदु होते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु ए और बी है ना, तो ये इनके बीच की जो लंबाई होती है, इस बीच की लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा, है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। सेकंड नहीं बोलते हैं, सेकंड तो इस लाइन को बोलते हैं, और ये जो होती है इसको बोलते हैं हम कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। और ये लाइन होती है इसको बोलते हैं सेकंड, हिंदी में इसको बोलते हैं छेदक रेखा। और ये जो लाइन जो है उससे वृत्त को जितने बिंदुओं पे काट के जा रही है, 2 बिंदुओं पे कट करके जाएगी, है ना, और 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवा। तो मुझे बताओ सेकंड जीवा कब बनेगी, जब एक सेकंड होगी अपने पास में, छेदक रेखा होगी तो जीवा बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी परिभाषा थी। अब आप मुझे सोच के बता सकते हो क्या सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। जैसे मैं यहाँ पे मान लो यहाँ से जीवाएं खींचने की कोशिश करूँगा, ऐसे बहुत सारी अनंत ऐसे जीवाएं, हम बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं ना। तो आप देखोगे जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ते जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे जीवा की लंबाई जो है वो बढ़ती जाएगी, और बढ़ते 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 लास्ट में जो है वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जीवा की लंबाई सबसे मैक्सिमम होगी। इसके बाद में वापस घटती जाएगी जीवा की लंबाई, है ना। तो आपने यहाँ से एक चीज़ नोटिस किया, जो सबसे मैक्सिमम जीवा होती है ना, वो हमेशा याद रखना वो कहाँ से होके जाएगी, केंद्र से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, केंद्र से, है ना। बाकी जीवाएं जो है वो या तो केंद्र के नीचे से या फिर केंद्र के ऊपर से होकर गुजरेगी, पर जो केंद्र से होकर गुजरती है और जो जीवा होती है, उस जीवा को जो है हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर। एक ऐसी द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जाए उसको क्या बोलते हैं हम, वृत्त का व्यास बोलते हैं। ठीक है, और वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर से लेके यहाँ तक ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी, तो व्यास हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो मुझे बताओ आपको जो है वो सेकंड यानी छेदक रेखा समझ में आई क्या, क्या आपको जो है वो जीवा यानी कोड समझ में आई क्या। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। अब यहाँ से जो है थर्ड चीज़ पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आगे जब हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं उनके अंदर। ठीक है, और ये जो है अपने पास में है टेंजेंट। अगला क्या है, अगली टर्म क्या है, टेंजेंट, जिसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा।
आप देखो ना, आप हिंदी मीडियम में पढ़ने का ये एक मैं आपको मान सकता हूँ प्लस पॉइंट है कि आप जैसे नाम है ना वैसे ही उनका काम है। जैसे ये छेदक रेखा है तो ये छेद के जा रही है ना व्रत को, ये स्पर्श रेखा है तो ये व्रत को ओनली छू के गुजरेगी, है ना। तो मान लेते हैं जैसे एक व्रत है, तो इस व्रत को एक ऐसी रेखा जो व्रत को किसी बिंदु पे स्पर्श करके निकले, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। इसको टेंजेंट बोलते हैं। द लाइन विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट, है ना, इज कॉल्ड टेंजेंट। ओके, द लाइन विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। ओके, एक ऐसी रेखा जो एक वृत्त को जो है वो एक बिंदु पे स्पर्श करती है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। और ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। स्पर्श बिंदु इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताऊं, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक व्रत है, यहाँ से तीन सिचुएशन बनाते हैं ना। एक बिंदु है जो इस व्रत पे स्थित है, एक बिंदु है जो इस व्रत, पहला बिंदु मैं मान लेता हूँ, जैसे पहली कंडीशन ये है कि एक बिंदु है जो व्रत के अंदर स्थित है, एक बिंदु है जो व्रत पे स्थित है, और एक बिंदु है जो इस व्रत के बाहर स्थित है, ठीक है। आपको ये बतानी है कि जैसे अगर बिंदु अंदर होगा तो बताओ इस व्रत पे कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्या? देखते हैं ना, खींच के देखते हैं ना। अगर ये बिंदु है तो इससे होके जाने वाली एक रेखा ऐसे होगी या फिर ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। रेखा का मतलब होता है दोनों तरफ बढ़ी, है ना। तो मुझे बताओ क्या इस रेखा ने इस व्रत को दो जगह से नहीं काट दिया क्या? और दो जगह हमने तो क्या पढ़ा है, स्पर्श रेखा ओनली कितने बिंदु पे कट करती है, एक ही बिंदु पे कट करती है। तो मुझे बताओ अगर बिंदु जो है व्रत के अंदर स्थित होगा तो कोई भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर अंदर बिंदु स्थित है तो वहाँ उससे होकर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं निकलेगी। अगर उससे होकर कोई रेखा निकल रही है तो वो क्या बन जाएगी, एक छेदक रेखा बन जाएगी। इसका मतलब अगर बिंदु की स्थिति अंदर है तो उससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अब ये जो क्वेश्चन है ना, हमने जो भी ये पढ़े हैं ना, ये सब जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं ना। जैसे अगर कोई बिंदु जो है व्रत के अंदर स्थित है तो वहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो कोई भी नहीं। अगर वो बिंदु व्रत के ऊपर स्थित है तो मुझे बताओ इससे होकर ऐसी एक स्पर्श रेखा निकल जाएगी ना। समझ में आ रहा है? अगर कोई बिंदु जो है व्रत के ऊपर है, मान लो वो कहीं पे भी हो, यहाँ पे हो तो वो रेखा ऐसे निकल जाएगी, यहाँ पे हो तो वो रेखा ऐसे निकल जाएगी, है ना। तो अगर वो व्रत के ऊपर स्थित हो तो उससे होकर एक ही रेखा जाएगी, ठीक है ना। और वो रेखा जो है वो क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये जो है वो इस व्रत को ओनली एक ही बिंदु पे स्पर्श कर रही है ना। तो मुझे बताओ अगर जो है वो बिंदु व्रत के ऊपर स्थित हो, व्रत के ऊपर व्रत पर स्थित हो तो वहां से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा यानी एक टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक है। ये अपने पास में सेकंड कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन देखो, अगर वो बिंदु मान लो व्रत के बाहर स्थित हो, मान लो तो ये बिंदु यहाँ पे स्थित है या फिर यहाँ पे, है ना। तो मुझे बताओ इससे होकर कितनी लाइनें जा सकती हैं, इस बिंदु से अनंत लाइनें, ऐसे 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 बहुत सारी लाइनें जा सकती है। पर मुझे बताओ इस व्रत को छूकर क्या कोई एक ऐसी लाइन जाएगी क्या जो इससे भी होकर जाएगी? बिल्कुल जाएगी। क्या वो लाइन इधर से भी जा सकती है क्या? बिल्कुल जा सकती है। तो अगर कोई बिंदु व्रत के बाहर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, बाहर, व्रत के बाहर स्थित हो, तो वहां से इस व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। एक तो ये हो जाएगी और ये हो जाएगी। और कितने स्पर्श बिंदु होंगे, ये बिंदु मान लेते हैं पी और ये बिंदु मान लेते हैं ए, ये बिंदु मान लेते हैं बी। तो दो रेखाएं होंगी, एक तो पी ए और एक पी पी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो अपने पास में नॉर्मल सी कुछ चीज़ें थी। अब देखो ना, एक क्वेश्चन जो या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या फिर आपके ऑप्शनल्स में आ सकता है, ऑप्शन में आ सकता है ABCD वाले में, उनमें से इनमें से कोई एक उठा लेगा आपके कोई क्वेश्चन, है ना। जैसे ये जितनी भी जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं ना, उन सब चीज़ों में से जैसे ऐसे पूछ सकता है कि एक ऐसी रेखा जो व्रत को जो है वो दो बिंदु पे कट करके जाए उसको क्या बोलते हैं, तो वो छेदक रेखा कहलाती है। एक ऐसी रेखा जो व्रत को ओनली एक ही बिंदु पे स्पर्श करे वो क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है ना, ठीक है। और जीवा की परिभाषा पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है आपको। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ थी। अब यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनने स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वो यहाँ से बनने स्टार्ट होंगे। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक ये, अच्छा मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया और वो चीज़ है चाप बताना भूल गया मैं आपको ना। मान लेते हैं व्रत पे कोई दो बिंदु स्थित है, P और ये बिंदु है Q, ठीक है ना। तो इस P और Q के बीच में, P और Q के बीच में जो व्रत की परिधि का एक भाग है, जैसे ये तो पूरी तो व्रत की परिधि होगी ना, पूरी तो क्या होगी, व्रत की सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी। पर क्या ये सर्कमफेरेंस का एक पार्ट ही है क्या, है ना। तो इस पार्ट को यानी सर्कमफेरेंस का एक पार्ट है, ओके, ए पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके, उसको हम बोलते हैं चाप, है ना। क्या बोलते हैं इसको, चाप, या फिर इसको जो है वो हम बोलते हैं इंग्लिश में आर्क या फिर आर्क बोलते हैं ना। ओके,
तो ये जो है वो अपने पास में आप मान सकते हो चौथा पॉइंट जो है वो आर्क का है, और इसी से रिलेटेड हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दो बिंदुओं के मध्य में वृत्त की परिधि का कुछ भाग, दो बिंदुओं के मध्य वृत्त की परिधि का कुछ भाग, परिधि का भाग बोला मैंने। अगर ये यहाँ मान लो सीधी सीधी रेखा मिला दी तो ये क्या बन जाएगी, एक जीवा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, जीवा। अगर एक सीधी रेखा है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा है, वो तो क्या हो जाएगी, जीवा। और दो बिंदुओं के बीच में जो परिधि का भाग है वो क्या हो जाएगा, इसका चाप हो जाएगा। अब देखो ना, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। अगर मान लेते हैं ये बिंदु है, यहाँ पे P, ये बिंदु है Q, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये चाप जो है वो L लंबाई का है। कितनी लंबाई का है, L, और यहाँ पे इसकी त्रिज्या R है, और ये L लंबाई का चाप है। ये जो है यहाँ पे थीटा कोण अंतरित कर रहा है। कितना कोण अंतरित कर रहा है, थीटा कोण अंतरित कर रहा है। अगर ये थीटा कोण अंतरित कर रहा है तो इसके बीच में जो है एक रिलेशन होता है, किस में, L और थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो आपको याद रखना है। वो रिलेशन क्या है, मुझे बताओ। अगर ये पूरा कोण होता, अगर ये कोण 360 होता तो बताओ ये पूरी परिधि बन जाती ना। 360 में तो पूरी परिधि बन जाती है, तो 360 में कितना चाप बनाती है, 2πr का चाप बनाती है। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे जो है वो इनके बीच में एक रिलेशन पता करना है ना। तो छोड़ो एक मिनट, अगर ये 2πr होता तो पूरा जो चाप कितना बनता, 2πr अगर होता तो चाप कितना बनता, 360 का बनता। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये चाप जो है 1 इकाई का है तो चाप कितना बनेगा, 360/2π का बनेगा। ये कोण बनेगा ना, इतना कोण बनेगा। अब मुझे जो है वो L में निकालना है ना। अगर L चाप की लंबाई हो, तो इसमें जो है कोण जो होता है थीटा वो होता है 360/2πr गुणा में L। आपको ये जो है वो याद रखनी है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब इसमें कितनी चीज़ें हैं, अब आप इसमें देखो चीज़ें कितनी है, एक तो थीटा है, एक R है, और एक क्या है, L है। आप काट सकते हो इसको काटेंगे तो 180 हो जाएगा, पर आई वुड सजेस्ट डोंट कैंसिल इट। तो आपको जो है ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। आप काटो तो काट दो, चलो ये कितना हो जाएगा, 180। तो मुझे बताओ यहाँ से थीटा और इनमें क्या रिलेशन आ गया, थीटा बराबर में कितना आ गया, ये आ गया 180/πr, और गुणा में क्या हो गया, L हो गया। ठीक है, ये रिलेशन जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप कहीं पे लिख लो। और ये फॉर्मूला आपको इससे बेस्ड 100% एक क्वेश्चन आएगा कि चाप की, या तो चाप की लंबाई दे देगा ना, दो चीज़ें दे देगा आपको ना। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक तो क्या है, थीटा है, एक R है, और एक L है ना। इनमें से कोई भी दो चीज़ें देके और आपको तीसरी चीज़ जो है वो पूछ लेगा। थीटा R दे दिया, L पूछ लेगा, R और L दे दिया, थीटा पूछ लेगा, या थीटा और L दे दिया, R पूछ लेगा। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम क्वेश्चन करेंगे। चलो, तो ये अपने पास में कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनको हमने जानने की कोशिश की, और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है, एक बार फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगी। ठीक है, और अब हम जो है वो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो अगर हो सके तो आप उन स्क्रीनशॉट का जो है PDF वगैरह कुछ बना के और उनकी जो हार्ड कॉपी निकलवा लें, प्रिंट आउट निकलवा लें उनके, ताकि जो आपको पढ़ने में आसानी रहे। अदरवाइज अगर आपको जैसे सूटेबल लगता है, फ़ोन में सूटेबल लगता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो, पहला ही क्वेश्चन अपने पास में ये है। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ना। पहला क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो है वो वृत्त जो है वो पहले से पढ़ रखा है ना, क्योंकि ये हम प्रीवियस ईयर PYQ कर रहे हैं ना। PYQ का मतलब ही ये होता है कि हम पिछले साल के क्वेश्चंस, आपने मैटर पूरा पढ़ लिया है, अब हम बस क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं। तो आप जब भी ये चैप्टर पढ़ें तो उससे पहले जो है कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ के रखें, और कुछ मैंने यहाँ पे पढ़ा दी, और कुछ चीज़ें जो है आपको पढ़ के रखनी है पहले से, है ना, ताकि जो है वो क्वेश्चंस करने में कहीं दिक्कत ना आए। हालांकि जैसे जैसे कोई कंसेप्ट आएगा मैं आपको समझा दूंगा वो कंसेप्ट कैसे हैं, कैसे आया वो कंसेप्ट। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ही जो है वो अपने पास में क्वेश्चन है, एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त है और एक बिंदु है P। इस P से जो है वो दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, इस P से एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और इसकी यहाँ पे एक केंद्र है, इस केंद्र से इस P की दूरी जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको क्या ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमेशा याद रखना, आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो मैं इसकी त्रिज्या R मान लेता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, इसको O मान लेता हूँ। तो आप त्रिभुज PAO देख पा रहे हैं क्या, PAO, अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो ये कैसा त्रिभुज बन जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, है ना। और समकोण त्रिभुज बन गया तो मुझे बताओ कि यहाँ से समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण कितना है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर है ना। एक भुजा, बाकी जो दो भुजाएं बची हैं ना, उनमें से एक को आधार मान लो, तो मैं आधार जो है वो R मान लेता हूँ, और लंब जो है वो कितना मान लेता हूँ, 24 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, और वो क्या होती है बताओ, है ना, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर बराबर में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, आधार की जगह तो रखोगे R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, L की जगह रखोगे 24, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और कर्ण की जगह रखोगे 25, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 576, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो R स्क्वायर, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 625 माइनस में
576 इक्वल टू कितना बच जाएगा यहाँ पे 49। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49 आ गई। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √49 आ गई ना, और इसकी वैल्यू आएगी ±7। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे आर की वैल्यू ±7 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आर की पावर कितनी है 2 है। आपने जो है बहुपद में पढ़ा होगा, जिस भी बहुपद में जितनी चर की घात होती है ना, द पावर ऑफ वेरिएबल देर आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू द पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होते हैं वो जो भी अपने पास पॉलिनोमियल है उसकी पावर के इक्वल हो या डिग्री के इक्वल होते हैं। जैसे ये 2 डिग्री का अपने पास में पॉलिनोमियल है तो इसमें 2 सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, चर की जितनी घात होती है उसके उतने ही जो है क्या होते हैं शून्य होते हैं। तो यहाँ पे +-7 लिया, पर यहाँ पे हम -7 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि त्रिज्या जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी +7 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती -7 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव कभी भी आर रेडियस से नहीं होता है। ये क्वेश्चन जो है अपने पास में 2025 में पूछा गया है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट आता है कि अपने पास में ये त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब ही क्यों होती है। ठीक है, तो चलो जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा कंसेप्ट है, मैंने कहा ना जब आपको कुछ पढ़ के आना है, अगर जो कंसेप्ट आएगा कोशिश करूँगा मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करवाने की। ठीक है, अब देखो ना, समझने की कोशिश करते हैं ना, समझने की कोशिश करना कि हम यहाँ पे ये सिद्ध करने वाले हैं कि त्रिज्या जो है वो क्या होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। और ये आपके थ्योरम भी है और सबसे पहले ही थ्योरम है आपके ना। तो मान लेता हूँ मैं एक ये सर्कल है और ये जो है बिंदु है। जैसे मान लो, उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। जैसे मान लो ये बिंदु है और ये एक रेखा है। ठीक है, अगर मैं इस रेखा की इस बिंदु से लंबाई ज्ञात करना चाहता हूँ है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे कम दूरी जो है वो चलनी है। मान लो तो ये दीवार है, मान लें है ना, ये दीवार है, मान लो ये एक सड़क है ना, ये एक सड़क है। ठीक है, और आप जो है वो इस बिंदु पे खड़े हैं है ना, आपको बोल रहा है कि आपको जो है वो इस सड़क पे जाना है। तो मुझे बताओ, एक तो आप ऐसे जाओगे, एक आप ऐसे भी जा सकते हो है ना, एक आप ऐसे भी जा सकते हो, एक आप बिल्कुल सीधा 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 चले यानी लंबवत चले और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। एक आप ऐसे भी जा सकते हो, एक आप ऐसे भी जा सकते हो और एक आप ऐसे भी जा सकते हो। तो मुझे बताओ सबसे कम दूरी जो है वो आपको कहाँ तय करनी पड़ेगी। सबसे कम दूरी मैं इनमें से पूछ रहा हूँ, सबसे कम दूरी कौन सी होगी। तो आप समझ बताओ, क्या ये कम दूरी हो सकती है क्या, तिरछा जा रहे हैं ऐसे ही लंबे नहीं हो सकती। क्या ये वाली हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या ये वाली हो सकती है क्या अपने पास में, जो हम लंबवत चले। बिल्कुल, सबसे कम दूरी कौन सी होगी, जब हम बिल्कुल सीधा चलेंगे। और सीधा जाते वक्त क्या होगा बताओ, ये जो है वो दूरी क्या होगी, हमेशा लंबवत होगी। तो हमेशा याद रखना, एक बिंदु जो होता है, एक बिंदु और एक रेखा, उसके बीच में जो है वो सबसे न्यूनतम दूरी जो होती है ना, न्यूनतम दूरी, और वो दूरी कैसी होती है बताओ, लंबवत दूरी होती है। कैसे दूरी होती है, लंबवत दूरी होती है। न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, लंबवत दूरी होगी। एक बिंदु और एक रेखा के बीच में न्यूनतम जो दूरी होती है वो कैसी दूरी होती है, लंबवत दूरी होती है। क्यों होती है, हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ और ये बिंदु मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे P है। कितना है, P है। इससे जो है वो एक रेखा खींचते हैं और यहाँ पे ये O है और ये जो है त्रिज्या है अपने पास में। मुझे बताओ त्रिज्या है। अब मैं इसी रेखा पे, इस रेखा पे अलग अलग बिंदु लेता हूँ। जैसे मैंने एक बिंदु लिया A, एक बिंदु लिया B, या फिर बहुत सारे है ना, ए कोई भी बिंदु है। अब ये ए कहीं भी हो सकता है इस रेखा पे है ना, कहाँ पे भी। और ये मान लेते हैं मैं जो है इसको मैंने एक को इससे मिलाया और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे R है। ठीक है ना, ओ ए जो है वो कहाँ से, यहाँ पे ये सर्कल है, इसको कहाँ पे कट करके जा रहा है, R पे कट करके जा रहा है। ये बिंदु B आप एक बार के लिए हटा दो क्योंकि इसको भी सेम ही चीज़ होगी ये। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे अगर मैं ओ ए जो है निकालने की कोशिश करूँगा, ओ ए, क्या ओ ए, मुझे बताओ ओ आर जो होगी वो भी रेडियस है अपने पास में, ओ से लेके आर तक ये कितना होगा रेडियस। क्या इस रेडियस में जो है वो आगे आर ए कुछ जुड़ रहा है क्या। ठीक है, मुझे बताओ ये यहाँ से क्या है, ओ आर है। ठीक है, ओ आर प्लस में क्या, अगर मैं आर ए जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, ओ ए आ जाएगी क्या। आप ये समझे क्या, जैसे मुझे ओ ए निकालना है तो ओ आर प्लस में आर ए करना पड़ेगा। मुझे बताओ ओ आर कितना है, ओ आर बोलोगे सर आप रेडियस है आर, प्लस में क्या है आर ए है, बराबर में क्या हुआ ओ ए हुआ। क्या ये रेडियस है तो क्या मैं इसकी जगह ओपी लिख सकता हूँ क्या, आर की जगह ओपी भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि ओपी भी क्या है, एक त्रिज्या है। तो मैंने लिखा ओपी प्लस में आर ए बराबर में क्या हो गया, ओ ए हो गया। अब आप मुझे सोच के ये बात बताओ कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ओपी और ओ ए इनमें से बड़ा कौन है, OP और OA, आप यहाँ से भी दे सकते हो OP और OA इनमें से बड़ा कौन है। तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली यहाँ पे जो बड़ा है OA है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे OR जितना तो OP हो गया है ना, और उसमें कुछ जुड़ रहा है, यानी OP में कुछ जुड़ रहा है तब जाके OA आ रहा है, OP में कुछ जुड़ रहा है तब जाके कौन आ रहा है, OA आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये भुजा क्या है, बड़ी है, और ये भुजा क्या है, OP भुजा क्या है, छोटी है। इसका मतलब मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि OP जो है वो क्या है, छोटी है, किससे छोटी है, OA से। इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ, इसका मतलब यही हुआ क्या, OP जो है यहाँ पे A की जगह कोई भी बिंदु ले लो आप,
अन्य कोई भी बिंदु ले लो, ओपी हमेशा क्या होगी, सबसे छोटी भुजा होगी क्या, जैसे हमने यहाँ पे समझा था ना कि सबसे छोटी जो है भुजा कौन होगी, सबसे छोटी भुजा कौन होगी, वेरी गुड, सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, ओपी होगी, है ना। ओपी इन सब में, चाहे ये बिंदु यहाँ पे भी हो तो भी ये ओपी भुजा सबसे छोटी होगी, क्योंकि यहाँ आने के लिए अपने पास में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर ये बिंदु बी वहाँ हो तो ओबी जो है वो भुजा अब इस बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या समझा, ओपी जो है वो क्या है, सबसे न्यूनतम दूरी है। तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ से, ओपी, ओपी कैसी दूरी है, न्यूनतम दूरी है। और न्यूनतम दूरी बताओ कैसी होती है, हमेशा लंबवत होती है। न्यूनतम दूरी कैसी होती है, लंबवत होती है। तो यहीं से जो है कंसेप्ट निकलता है कि जो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, हमेशा लंब होती है। ठीक है, तो ये अपने पास में पहला क्वेश्चन था। आज हम कुछ करीब 10 क्वेश्चन के करने की कोशिश करेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो हम कल करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने हो पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करते हैं, चलो। और क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास में कैसे है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। हाँ देखो आ गया ना यहाँ पे, बताओ त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब क्या हो गया, आर हो गया। और ये कितना देखा आपको, 14 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई क्या होती है, एल, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण थीटा ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था एल, आर और थीटा के अंदर एक रिलेशन होता है ना, कि थीटा बराबर में क्या होता है, थीटा बराबर में क्या होता है बताओ, 180 बटे पाई आर, और गुणा में क्या होता है, एल होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, 180 पाई, पाई की जगह 22/7, और आर, आर की जगह कितना रखूंगा मैं, 14, और गुणा में एल, एल की जगह कितना होगा, 22, है ना। बताओ ये 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 90 बार कट जाएगा। तो ये आ गया अपने पास में 90 बटे क्या बचा, 22, गुणा में कितना बचा, 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया। बताओ आंसर कितना आ गया, 90। इसका मतलब थीटा बराबर में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो केंद्र में कितना डिग्री का कोण अंतरित करेगी, 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। चलिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी अपने पास में 2025 में आया हुआ है, और अगला क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो 2014 और 2025 2 बार आया हुआ है, और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ईजी सा क्वेश्चन है। उससे पहले जो है वो आपने कुछ 2-4 परिमेय पढ़ रखी होगी। ठीक है ना, बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, और वो यहाँ पे भी है अपने, वो आगे सिद्ध करेंगे हम ये सब चीज़ें। पर उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। एक वृत्त है अपने पास में, इसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। इसके परिगत ये मान लेते हैं एक चतुर्भुज है। ठीक है, इस चतुर्भुज का कुछ भी नाम अपने पास में ऑलरेडी दे रखा है, ए बी सी डी है। तो ये हो गया ए बी सी और डी, और ये बिंदुओं पे मिलता है, किस बिंदु पे, पी क्यू आर और एस, इन बिंदुओं पे जो है इसको मिलता है। अब आपको ये सिद्ध करना है इसके अंदर कि ए बी प्लस में सी डी ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए डी प्लस में बी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। अब मुझे बताओ, आप जब भी आपको कोई सिद्ध करने वाली कोई भी कुछ चीज़ें, तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो लिखनी है अपनी तरफ से, है ना। ये चीज़ तो मुझे सिद्ध करनी है, तो ये क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे दिया है से। 3 चीज़ें लिखनी है, एक तो दिया है गिवन। ठीक है ना, अब गिवन क्या है मुझे बताओ, एक वृत्त है, एक वृत्त, एक वृत्त के परिगत, परिगत यानी चारों ओर, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, कौन, क्या चतुर्भुज का नाम क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी है, जो वृत्त को, जो वृत्त को किन बिंदुओं पे काटता है, पी क्यू आर एस पे स्पर्श करता है, पी क्यू आर व एस पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, जो भी सिद्ध करना है वो लिख लो। क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ए बी प्लस में सी डी ये बराबर लेके आना आपको, ए डी प्लस में बी सी के बराबर लेके। तीसरी चीज़ जो है वो उपपत्ति है। अब देखो ना, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, इसका, ये डायग्राम का और इन दोनों का, इनका कुछ नंबर फिक्स होता है। जैसे अगर ये मान लो 3 नंबर के आते हैं, तो आपको आधा नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका मिलेगा, 1.5 नंबर, और 1.5 नंबर बाकी जो आप करते हैं वो मिलेगा। इसका मतलब कोई भी इसमें ऐसे नहीं है फालतू कोई भी चीज़ नहीं है ना, आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, आपको ये सारी भी लिखना पड़ेगा। अब ये दिया है ना, ये बहुत सिंपल होता है। आपको जो जो इसमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा था, एक वृत्त है, उसके परिगत चारों ओर एक चतुर्भुज बनाया गया है, एबीसीडी है, जो वृत्त को पी क्यू आर एस पे क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, ये सिद्ध करना, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, वो लिखना है सीधी सीधी लाइन। अब बताओ, इतना करने से मुझे जो क्वेश्चन में जितने भी नंबर का होगा उसके आधा नंबर जो मिल जाएंगे यहाँ पे। अब है लास्ट में उत्पत्ति, है ना। उत्पत्ति में आप जो है वो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, ए बी प्लस में सी डी। ठीक है ना, मुझे ये बताओ, जो ए बी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी है, इस ए बी की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए पी प्लस में पी बी। क्या लिखा मैंने, ए पी प्लस में पी बी। कैसे लिखा, समझ में आ गया होगा आपको। ये जो ए से लेके बी तक है, तो मैं पहले ए से लेके पी तक चलूंगा, फिर पी से लेके बी तक चलूंगा। ऐसे ही जो ये सी डी है, सी डी है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सी आर प्लस में आर डी। तो ये लिखा मैंने सी आर प्लस में आर डी लिखा।
अब ये जितने भी चारों भुजाएं हैं ना, इनकी जगह अपने को दूसरी चार भुजाएं लिखनी है ना। आपने ये पढ़ा होगा कि बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हो, तो ए जो है ये बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से ए पी और ए एस ये दो स्पर्श रेखाएं हैं क्या, ए पी और ए एस। ऐसे बी बिंदु है, बी बिंदु से बी पी और बी क्यू ये दो स्पर्श रेखाएं। ऐसे ही बिंदु है, सी बिंदु है तो सी क्यू और सी आर ये दो स्पर्श रेखाएं। ऐसे डी बिंदु है तो डी आर और डी एस ये दो अपनी स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ऐसे मुझे बताओ ये जो ए पी है, ए पी है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये जो ए पी है इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए एस लिख सकता हूँ, ठीक है। अगला कौन सा है, पी बी है, तो ये रहा पी बी। पी बी है बी पी, बी पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू, तो ये लिख सकता हूँ, बीपी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू। आपको इनमें से देख देख के लिखना है ना, जैसे पहले एपी था फिर पीपी था, तो एपी की जगह एएस लिखेंगे, बीपी की जगह बी क्यू लिखेंगे, बीपी। अब बताओ सी आर है, तो ये सी आर है, सी आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, सी क्यू, तो यहाँ से क्या होगा, सी आर किसके बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा। ऐसे आगे क्या है, आर डी है, आर और डी यानी डी आर है, डी आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी एस, तो यहाँ से क्या होगा, डी आर बराबर में क्या होगा, डी एस। और ये आपने कहाँ से लिखा, ये लिखा आपने यहाँ पे लिखना है, चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब आप ये वैल्यू जो है वो यहाँ रख दो, तो बताओ ए बी प्लस में सी डी, ये जो ए पी है, ए पी की जगह क्या लिखेंगे, ए एस प्लस में, ये जो बी पी है इसकी जगह क्या लिखेंगे, बी क्यू है ना, प्लस में, ये जो अपने पास में सी आर है, इसकी जगह क्या लिखूंगा, सी क्यू प्लस में, ये जो अपने पास में आर डी है या डी आर है, डी आर की जगह क्या लिखूंगा, डी एस लिखूंगा। अब आप मुझे ये देख के बताओ, जैसे यहाँ पे जो है वो कौन कौन सी बन रही है, एक तो भुजा ए एस बन रही है, ए एस, और यहाँ पे एक डी एस बन रही है, ए एस और डी एस, ये भुजा कौन सी है, देखो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस ये दोनों मिलके मुझे बताओ ए डी बना लेगी क्या, ए डी। ऐसे मुझे बताओ ये जो दो भुजाएं हैं बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू ये दोनों मिलके क्या बना लेगी, बी सी बना लेंगी। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, ए बी प्लस में सी डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। परंतु ये 2025 में जो है वो आ चुका है, तो आने के देयर आर स्लाइटली चांसेस है, बहुत कम चांसेस है, पर आप फिर भी याद रख के जाना, क्योंकि किसी भी हालत कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास में 2014 में भी पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है, 2 बार ये क्वेश्चन जो आ चुका है, ठीक है। 2014 में पूछा गया तो इसका नाम कुछ अलग था, जैसे यहाँ पे पी क्यू आर एस था और इसकी जगह ए बी सी डी था, ठीक है। नाम चेंज होने से कंसेप्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है। आपको कंसेप्ट यही लगाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया ना, वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कितना है, 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई यानी एल की वैल्यू कितना दे रखी है, 5 पाई दे रखी है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और अपन ने जो है वो मैंने शुरू में बोला था आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। वो बहुत काम में आएगा, हर बार उससे क्वेश्चन आया है और उससे क्वेश्चन इस बार भी आएगा, ठीक है। तो बताओ थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, 180 बटे पाई आर और गुणा में पड़ा है एल। जिसकी वैल्यू दे रखी है वो रख दो आप, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है, ये हो जाएगा 180 बटे में पाई की जगह पाई रख देंगे, आर की वैल्यू अपने को निकालनी है, और इसकी एल की जगह कितना देखा है, 5 पाई देखा है। तो बताओ पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, ये आर इधर भाग में है, तो ये हो जाएगा 50 बटे 180 गुणा 5 बटे में क्या हो जाएगा आर, और इसके बटे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप वज्र गुणा कर दो तो ये हो जाएगा इधर 50 आर और इधर हो जाएगा 180 गुणा में कितना हो जाएगा 5। तो बताओ आर बराबर कितना होगा, 180 गुणा 5 बटे में कितना हो जाएगा 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बताओ कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई है, 18 सेंटीमीटर आ गई। तो मेन चीज़ है आपको ये फॉर्मूला जो है वो लिख के याद करो, इसको 10 बार लिखो, है ना। एक बार अगर याद नहीं होता है, देखो भगवान ने सबको दिमाग जो है वो बराबर दिया है, ठीक है। अब उसको कोई कितना घिसता है, जैसे जो बाकी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो इसको बचपन से जो है वो एकदम काम पे लगाए रखे हैं ना, और अगर आपने बचपन से इसको छोड़ रखा है ना, ढीला है ना, क्योंकि दिमाग आपको कभी नहीं कहेगा पढ़ने को, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा काम में लो और उसको घिसो, जितना घिसोगे उतना चमकेगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, और 5 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो 2025 में आया हुआ है और 2021 में आया हुआ है, ठीक है। अभी हम 2025 के ही क्वेश्चन कर रहे हैं और वो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो कि 2 सेकेंडरी वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है तो वो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। आपको ये सिद्ध करना है कि 2 सेकेंडरी वृत्त है। सेकेंडरी वृत्त ऐसे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है ना, एक केंद्र वाले 2 वृत्त। तो अपने पास में एक मान लो वृत्त ये है और एक वृत्त दूसरा और है, ये वाला वृत्त है, और इसमें ये कह रखा है बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जा रही है और बड़े वृत्त की देखो जीवा है, तो इसको मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और इस बिंदु जो है ये पी है ना। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो है वो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी आपको ये सिद्ध करना है एपी और बीपी जो है ये बराबर होगा। ये जो है मान लेता हूँ मैं केंद्र मान लेता हूँ, बताओ ये केंद्र जो है ये छोटे वाले वृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। क्या ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी क्या,
बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। अब मुझे जब भी है ना आप कोई दो ट्रायंगल देखो और उनमें दो कंपोनेंट देखो, जैसे ये दो भुजाएं हैं, ये दो भुजाएं अलग अलग दो ट्रायंगल में बन रही है, तो आप उन ट्रायंगल को क्या सिद्ध कर दो, सर्वांग सम सिद्ध कर दो। सर्वांग सम सिद्ध होते ही बाकी जो है हम क्या लिख देंगे, फिर सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। मुझे बताओ त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण कैसे आगे समझ पाए होगा। चलो अब लिखते हैं, बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें दिया है, दिया है हमें वही लिखना है जो आपको दे रखा है ना, दो सेकेंडरी वृत्त है, क्या लिखेंगे, दो सेकेंडरी वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं हमने कितनी मानी है बताओ, जिनकी त्रिज्याएं, एक की त्रिज्या तो आर मानी है और एक की त्रिज्या कैपिटल आर मानी है, आर व कैपिटल आर है ना। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त के लिए जीवा कौन सी है बताओ, बड़े वृत्त की जीवा कौन सी है, ए बी है ना, ए बी है, जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो छोटे वृत्त को किस बिंदु पे स्पर्श करती है, पी पर स्पर्श करती है, पी पर स्पर्श करती है, ठीक है ना, स्पर्श करती है, तो ये क्या हो जाएगी, इसके लिए स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब अपने को जो है वो सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना, जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करती है, तो वो स्पर्श बिंदु जो है इस जीवा को दो समान भागों में बांटेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना, पी ए बी को समद्विभाजित करता है, ये अपने को सिद्ध करना है, समद्विभाजित करता है। और इसका मतलब क्या होता है, अगर ये पी ए बी को समद्विभाजित करेगा तो यहाँ से क्या लिखना है अपने को, पी ए बराबर में पी बी, ये दिखाना है, ये दिखाना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, उत्पत्ति यानी प्रूफ लिखने वाले हैं। दो त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुजों के अंदर आपको ये दोनों त्रिभुज दिख रहे होंगे, है ना। मुझे बताओ ये वाला कोण क्या होता है, ये वाला कोण कितना है, 90 है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, चूंकि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो आप लिख दो पहले, इधर कौन सा कोण है, ये ओ पी ए, कोण ओ पी ए, ये बराबर है किसके, ओ पी बी के, कोण ओ पी बी। और ये दो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, पहले इस त्रिभुजों का नाम लिख देते हैं। त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ओ पी ए, तथा इधर वाले त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ओ पी बी में, इन दो त्रिभुजों में ये दोनों कोण कितने हैं बताओ, 90 डिग्री का है, ठीक है। क्या इनके सामने की भुजा जो है इधर वाली, ये क्या हो जाएगी, ओ ए, क्या ये बड़े वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर में है किसके, ओ बी के, क्योंकि दोनों ही क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। और बराबर में क्या लिख देंगे, आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की वृत्त की त्रिज्या। और ये जो है ये ओ आर है, ये दोनों में है क्या, दोनों त्रिभुजों में है क्या, ओ आर जो है इधर वाले त्रिभुज में भी है और इधर वाले त्रिभुज, सॉरी ओपी, तो यहाँ पे लिख देंगे ओपी बराबर में किसके हैं, ओपी के। और ये कितना है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी क्या लिखेंगे, ए की वृत्त की त्रिज्या है। अब क्या आपने आरएचएस नियम पढ़ा है क्या, आरएचएस रूल क्या बोलते हैं, एक तो राइट एंगल होना चाहिए और एक उसके सामने की भुजा, देखो ये दोनों राइट एंगल है, ठीक है, एक इनके सामने की भुजाएं बराबर है, और एक कोई अन्य भुजा जो है, ये देखो ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो बताओ ये दोनों त्रिभुज जो है वो आरएचएस नियम से क्या हो जाएंगे, आरएचएस सर्वांग समता नियम से, आरएचएस सर्वांग समता नियम से, आरएचएस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो बताओ इधर जो है, इधर आप जिस भी त्रिभुज को जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख लो। तो इधर इस त्रिभुज का नाम लिख देता हूँ मैं, ओ पी ए, पर इधर जो है वो ध्यान से लिखना है, इधर ध्यान से लिखना है ऐसे कि जो कोण पी पे बन रहा है, जो कोण इधर पी पे 90 डिग्री है, तो इधर भी किस पे बन रहा है, पी पे, यानी पी बीच में है, तो इधर भी जो है वो त्रिभुज में जो भी लिखा जाएगा उसमें पी बीच में आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ जैसे यहाँ पे ओ ए है, ओ ए, हाँ तो पी बीच में, तो ओ ए आ गया। अब देखो जो जो भुजाएं बराबर है उनके सामने कौन भी बराबर, ओ ए के सामने का कौन कौन सा हो गया, पी, और ओपी के सामने का कौन, पी हो गया, तो पी पी बराबर में आ गया। यहाँ पे देखो ओपी के सामने का कौन कौन सा होगा, इधर ओपी के सामने का कौन ए होगा, इधर जो है वो ओपी के सामने का कौन कौन सा होगा, बी। तो जहाँ यहाँ ए लिखा है वहाँ इधर क्या लिखा जाएगा, बी, और बाकी बच गया कौन, ओ, तो ये ओ लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख देंगे बताओ, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, पी ए बराबर में क्या होगा, पी बी होगा, ठीक है। और यही क्या करना था अपने को, सिद्ध करना है। अगर पी ए बराबर में पी बी है, इसका मतलब पी जो है वो क्या करता है, ए बी को समद्विभाजित करता है। पी ए बी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये अपने पास में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, जो अपने पास में 2021 और 2025 दोनों साल में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, और वो क्वेश्चन जो है वो सिमिलरली ऐसे ही है। आपको ये सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक वृत्त है, इस पर एक कोई बिंदु आप पी मान लेना, पी से एक स्पर्श रेखा जो है वो यहाँ पे खींची गई है और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींची गई। इस स्पर्श बिंदु को जो है वो मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, और यहाँ पे एक केंद्र होगा। केंद्र जो है ये यहाँ पे क्या होती है, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इधर भी जो है त्रिज्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा पे लंब हो जाएगी। इसको जो है इन दोनों से मिला दो।
अब मुझे बताओ, आपको जो है पी ए और पी बी दोनों को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो पी ए और पी बी दो अलग अलग त्रिभुजों में है, दो अलग अलग त्रिभुजों कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ऊपर वाला त्रिभुज, एक नीचे वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर दो आप, सर्वांग सम सिद्ध कर दो। तो मुझे बताओ ये त्रिज्या है तो ये भी क्या हो जाएगी त्रिज्या। अब देखो ये भी आरएचएस नियम से हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक कोण ये कितने का बन रहा है 90 है, तो इधर भी 90 का बन रहा है। 90 के सामने वाली भुजा देखो इधर कौन सी है, ओपी है, और इधर भी 90 के सामने वाली भुजा क्या है, ओपी। ओपी ओपी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आर हो गया, एच हो गया, और एक भुजा देखो ये ओ ए, ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है त्रिज्या है। तो आरएचएस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब देखो ना यहाँ पे ये दिया है, ये आपको खुद से ही लिखना है, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे दिया है, मैं जो है आपको खुद से जो है वो करना है। क्या लिखोगे दिया में, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक बाह्य बिंदु P है जिससे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, ठीक है ना। अब जो है वो आगे लिखना है यहाँ पे सिद्ध करना। सिद्ध करना में क्या लिखोगे बताओ, सिद्ध करना में ये लिखोगे कि PA बराबर में क्या सिद्ध करना है अपने को, PB सिद्ध करना है। और हम जो है वो सीधी करते हैं यहाँ पे प्रूफ, ठीक है, उत्पत्ति करते हैं। और प्रूफ में क्या लिखेंगे बताओ, कौन कौन से त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं OAP तथा। अब हमेशा ये याद रखना जब भी 90 डिग्री का कोण आए ना तो उसको बीच में लेना, उस वर्टेक्स को, जैसे ए पे बन रहा है तो ए बीच में ले लिया। बाकी आप कैसे लिख सकते हैं, त्रिभुज OBP, ठीक है ना, ऐसे इन दोनों में क्या लिखोगे बताओ, इसमें तो कौन सा कोण है A है और इसमें कौन सा कोण है, कोण B है, ठीक है ना। और ये दोनों ही कोण कितने के हैं, 90 के हैं। क्या लिखोगे बताओ, इसका रीजन क्या है, त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। एक तो 90 डिग्री का कोण है, एक हाइपोटेनियस, दोनों में क्या है OP, और इधर भी क्या है OP है। और ये दोनों में कैसे भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। OP OP क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। और यहाँ से क्या हो जाएगी, ये भुजा OA, और इधर कौन सी भुजा हो जाएगी, OB हो जाएगी। और ये दोनों क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो बताओ ये किस नियम से, एक तो राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनियस हो गया, और एक कोई साइड हो गई, तो आरएचएस नियम से ना, आरएचएस सर्वांग समता, आरएचएस सर्वांग समता नियम से, आरएचएस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे बताओ, त्रिभुज इधर कैसे लिख दो इसका नाम OAP, पर इधर जो है वो ध्यान से लिखना है, जो इधर कौन A पे बन रहा है वो इधर किस पे बन रहा है, B पे। तो जहाँ A है, A यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे बीच में कौन आएगा, B आएगा। OP दोनों में है, तो इधर OP के सामने जो भुजा होगी, इधर OP के सामने कौन सा कोण है, A है, इधर OP के सामने B कोण है, ये तो लिख दिया हमने, A और B कोण। इधर जो OA है भुजा है उसके सामने का कोण कौन सा होगा, OA के सामने कोण कौन सा होगा, P। और इधर जो है वो OB के सामने का कोण कौन सा होगा, P होगा। तो इधर जो P है वो इधर भी P आएगा। बाकी कौन सा बच गया, O बच गया, तो O हो जाएगा। तो यहाँ से देखो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, AP, और ये बराबर किसके आ गया, BP के। और ये क्या करना था, अपने को सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हो गया इति सिद्धम। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो अपने पास में बहुत बार पूछा गया है। ये 2013 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया और 2025 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत बार पूछा गया है, सिंपल से क्वेश्चन है। बाकी इसमें जो भी सिद्ध करने वाले होंगे ना, ऑलमोस्ट जो है इसमें एक ही नियम लगेगा, आप हमेशा याद रखना, आरएचएस नियम, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आरएचएस नियम लगेगा, सब में नहीं लगेगा, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो है वो आरएचएस नियम लगने की कोशिश होगी। चलो अब अगला जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में, हाँ 5 के अथवा में आया हुआ क्वेश्चन है ये ना, 5 के अथवा में आया हुआ क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। चलो खींच लेते हैं, यहाँ पे बता देते हैं आपको। चलो नया पेज ले लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे हैं, कोई वृत्त है और इसका ये व्यास है, ठीक है। इसके सिरों पर मान लो ये व्यास है AB, इसके सिरों पर एक स्पर्श रेखा ये खींची और एक स्पर्श रेखा ये खींची। आपको ये पूछा कि ये स्पर्श रेखाएं कैसी होगी, मुझे बताओ। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90। इन दोनों के बीच का कोण भी कितना होगा, 90। और ये भी कितना होगा, 90। और ये भी कितना होगा, 90। ये 90 और ये 90। मतलब बताओ एकांतर कोण बराबर है क्या इनके, एकांतर कोण बराबर किन में होते हैं, एकांतर कोण बराबर है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, ये दोनों कैसे कोण है, आंतरिक कोण है। आंतरिक कोणों का योग कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। आंतरिक कोणों का योग 180 किस में होता है, जब भुजाएं क्या होती है, समांतर। तो मुझे बताओ एक वृत्त का जो व्यास होता है उसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर होती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया है अपने पास में, ठीक है। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। क्या लंब होती है, क्या ये दोनों रेखाएं आपको लंब दिख रही है एक दूसरे पे, लंब। लंब का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाए। तो 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है। और बताओ दूसरा है समांतर, तो ये बिल्कुल समांतर होगी, सेकंड ऑप्शन जिसमें सही हो जाएगा। प्रतिच्छेदी आगे जाके कहीं पे भी कट नहीं करेगी ये ना, समांतर होगी तो प्रतिच्छेदी नहीं होगी। छेदक रेखाएं, छेदक रेखाएं कैसे होगी, एक ही बिंदु पे स्पर्श कर रही है तो छेदक रेखाएं नहीं हो सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2024 में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक वृत्त की परिधि दे रखी है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि दे रखी है, परिधि 2πr होती है और ये कितना दे रखा है, 176 दे रखा है। आपको त्रिज्या निकालनी है, आर निकालनी है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर में कितना हो जाएगा, 176। जो इधर गुणा में उधर भाग में चले जाएंगे तो 176। ये 2 गुणा में इधर जाके भाग में, 22 गुणा में इधर जाके भाग में, और ये 7 भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा। 22 से ये कट जाएगा 8 बार, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कभी कभी ऐसे बहुत ईजी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको, ठीक है। तो
ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं था, बट एक नंबर से पूछ लेते हैं। कभी कभी एक एक नंबर के पूछे जाते हैं इतने ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो करेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी देर की है? 7 सेंटीमीटर देर की है। आर की वैल्यू कितनी देर की है? 7 सेंटीमीटर। केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो 60 डिग्री दे रखा है और आपको एल की लंबाई पूछी है ना। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन जो है हर बार आया हुआ है ना, ऑलमोस्ट, मतलब हर बार कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है ये। कभी एक नंबर का पूछ लेता है, कभी 2 नंबर का। तो वो फॉर्मूला जो है वो आप हम याद करके जाना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लो किसी बात पे इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं तो आपको जो है वो 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो वो क्या होता है फॉर्मूला, इनमें थीटा बराबर होता है 180 बटे पाई आर गुणा में एल होता है। अब जिस जिसकी वैल्यू दे रखी है वो रख दो। थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 बराबर में 180 बटे पाई, आर की वैल्यू अपने को निकालनी है, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 60, और ये देखो इधर ये आर, ये इधर गुणा में हो जाएंगे, ऊपर इधर क्या होगा 180 गुणा 7, और ये हो जाएगा 22 बटे में कितना होगा 7 गुणा आर। अब ये आर जो इधर गुणा करा देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर बराबर में कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ पे आर की वैल्यू 180 गुणा कितना होगा 7। अब जो आर के इधर गुणा समझ में तो आ गया ना, ये बटे में 1 लगाएंगे तो ये 1 इधर गुणा होगी 180 गुणा, और ये 22 बटे 7 और आर किससे गुणा होंगे 60 से। अब यहाँ अपने को आर की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सबको उधर भेज दो। तो जो गुणा में कौन है 60 है और 22 है, तो ये भाग में चले जाएंगे 60 और 22। और ये क्या है इधर, ये क्या है इधर भाग में, उधर जाके किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की है ना। 22 बटे 7 क्या दे रखा है इसमें, हाँ इसमें ये मिस्टेक कर दी। आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू 7 दे रखी है, और ये वैल्यू अपने को निकालनी है, एल निकालनी है। एल तो निकालनी है ना, चलो यहाँ तक वापस करते हैं इसको। एल की वैल्यू निकालनी है और ये कितना दे रखा है 7 दे रखा है। ठीक है, तो ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 60 गुणा पाई की जगह मैं वैल्यू रख दूंगा 22 बटे 7 गुणा 7 बराबर में कितना हो जाएगा 180 गुणा में कितना हो जाएगा एल। बताओ 7 से 7 कट गया, तो इधर क्या बचा 60 गुणा 22, और ये 180 इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, बराबर में क्या रह जाएगा एल। 60 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 3 बार, तो बताओ कितना आ गया 22 बटे 3 आ गया। एल की वैल्यू कितनी आ गई 22 बटे 3। जब आप भाग देंगे तो 7.33 आएगी, तो बताओ चाप की लंबाई कितनी हो गई 7.33 इकाई हो गई। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8 था। ओके, तो अभी तक अब तक जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 तक करते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है वो कल करने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर जो है वो 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सकेगा तो 2 पार्ट्स में करेंगे, बाकी 3 पार्ट्स में तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इसको जो है वो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कैसा रहा, इसमें जो है वो कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ताकि उसको जो है वो अगले पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।